अच्छा, अब देखो इस सवाल में मैं करता हूँ उसको। इसमें बोला हुआ है इन अक्टूबर 2011 असलम हैड डिपॉजिटेड एन अमाउंट इन एन इन्वेस्टमेंट स्कीम at 12% interest compounded quarterly with the objective of receiving rupees 1 million at the end of the fifth year, that is October 2016. असलम ने अक्टूबर असलम ने अक्टूबर 2011 असलम ने अक्टूबर 2011 में कुछ पैसे जमा करे थे इस मकसद के साथ कि उसको अक्टूबर 2016 में 1 मिलियन रुपए मिल जाएं। ठीक है, और इसके बीच का जो रेट था वो 12% का रेट था। सही है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इसने अक्टूबर 2011 में पैसे जमा कितने करे होंगे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते थे? P इज इक्वल्स टू S अपॉन 1 प्लस आई पावर n, यानी कि 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो 12% डिवाइडेड बाई 4, पावर में कितना आएगा? 20 क्यों आएगा? इसलिए क्योंकि 5 साल है और हर साल में 4 क्वार्टर्स हैं। ठीक है, तो इसने अक्टूबर 2011 में कितने पैसे जमा करे होंगे? 553,676। ये बात क्लियर है? इसने इनिशियली जो है ना अक्टूबर 2011 में 553,676 रुपीज़ जमा करे होंगे। फिर आगे लिखा हुआ है ही हैज़ बीन इन्फॉर्म दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2013 द इंटरेस्ट रेट ऑन द स्कीम फॉर द रिमेनिंग पीरियड वुड बी रिड्यूस टू 10%। इसको ये बताया गया कि 1 अक्टूबर 2013 से जो इंटरेस्ट रेट है स्कीम पर वो चेंज हो जाएगा और अब वो सिर्फ और सिर्फ 10% होगा। इसका मतलब इसने जब अक्टूबर 2011 में पैसे जमा करे तो अक्टूबर 2011 से अक्टूबर 2013 तक तो कोई मसला नहीं हुआ, और 11 से 13 तक कितने साल होते हैं? 2 साल होते हैं। तो 2 सालों में इसको जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो तो 12% के हिसाब से इसको मिल रहा था या मिला, और अगर इसने 2011 में 553,676 रुपीज़ जमा करे थे तो ये 2013 में कितने बन गए होंगे? ये कैलकुलेट करने के लिए हमें S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई पावर n वाला फॉर्मूला लगाना होगा, और हम लिखेंगे S इज इक्वल्स टू P यानी कि 553,676 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 12% अपॉन 4 पावर 8। एस कितना बनेगा बताओ? 701380, यानी कि ये पैसे यहाँ पर 701380 रुपीज़ हो गए। लेकिन अब इसको अक्टूबर 2016 में 1 मिलियन चाहिए थे ना, ये पैसे 1 मिलियन नहीं बन सकते 2016 में, इसलिए क्योंकि इसने जो जमा करवाए थे पैसे वो तो इस हिसाब किताब से करवाए थे कि पूरे 5 साल में 12% का रेट चलता रहेगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 2011 से 13 तक तो 12% का रेट चला, 2011 से 13 तक तो 12% का रेट चला, लेकिन 2013 में रेट चेंज हो गया, और रेट चेंज होकर कितना हो गया? 10% हो गया। तो क्योंकि अब रेट चेंज होकर 10% हो गया तो ये इतने ही पैसे अगर रहने देगा 701380 बैंक में रहने देगा तो वो 10% के साथ ग्रो होकर और 1 मिलियन तो नहीं बन सकते।
तो आपसे यही सवाल पूछा जा रहा था कि डिटरमाइन द अमाउंट दैट एसएम शुड डिपॉजिट ऑन 1 अक्टूबर 2013 टू हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट इन 2016। अब इसको बैंक का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा ना, इतना करना पड़ेगा कि वो 10% के हिसाब से 3 साल बाद 1 मिलियन हो जाए। इस सवाल को अगर हम इस तरह से देखें, हम यूँ सोचे बात को कि भाई मुझे अक्टूबर 2016 में जो है ना 1 मिलियन रुपए चाहिए। इस तरह से सोचो 2 मिनट, अक्टूबर 2016 में 1 मिलियन रुपए चाहिए। फिर तुम यूँ सोचो आज अक्टूबर 2013 और इसके बीच का इंटरेस्ट रेट होगा 10%, और आपसे सवाल यूँ पूछता कि भाई अक्टूबर 2016 में 1 मिलियन रुपए चाहिए, आज अक्टूबर 2013 है और 2013 से 2016 के बीच का 10% का रेट होगा। बताओ 2013 का अकाउंट बैलेंस कितना होना चाहिए कि वो पैसे 3 साल बाद 1 मिलियन हो जाए। तो तुम बोलते P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% अपॉन 4 पावर 12। तुम्हारे हिसाब से बैंक बैलेंस होना कितना चाहिए? 743,556। देखो अगर मेरा 2013 का बैंक बैलेंस 743,556 हो और मुझे 3 साल 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाए तो मेरे पैसे 743,556 10% के इंटरेस्ट के साथ बढ़ कर और 2016 में 1 मिलियन हो जाएंगे। लेकिन अभी मेरे बैंक का बैलेंस 701,380 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे बैंक में मजीद कितने पैसे जमा करने होंगे? 743,556 माइनस 701,380 42,176। मेरे बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो 701,380 है, मैं उसमें 42,176 मजीद जमा करवाऊंगा ताकि वो 743,556 हो जाएगा और फिर वो 10% के इंटरेस्ट के साथ ग्रो होकर और 1 मिलियन बन जाएगा। सही है? अब इसमें कोई सवाल है? बताओ, फिर मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी है इससे रेलेवेंट। दोबारा बता देता हूँ। देखो सबसे पहले इनिशियली तो ये हुआ कि तुम्हें जो है ना, तुमने 2011 में कुछ पैसे जमा करे ताकि वो 12% के इंटरेस्ट के साथ ग्रो होकर और 2016 में 1 मिलियन बन जाए। तो आपने कितने पैसे जमा करे होंगे आपने वो ढूंढ लिया। फिर 2011 से 2013 के बीच का इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 12% ही चल रहा था, तो आपको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला और आपके पैसे ग्रो होकर 701,380 हो गए। लेकिन फिर बैंक ने आपको ये कह दिया कि अब इंटरेस्ट रेट 12% नहीं होगा, बल्कि अब इंटरेस्ट रेट जो है ना 2013 के बाद 10% होगा। तो अगर आपके पास 10% का इंटरेस्ट रेट होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा और आपने फंड्स जो जमा किए थे वो 12% के हिसाब से किए थे, तो आपके फंड्स जो है वो ग्रो होकर 1 मिलियन नहीं होंगे। तो सवाल ये था कि 2013 पर मैं बैंक में कितने पैसे मजीद जमा करूँगा। अब मैंने ये देखा कि यार अगर मुझे 2016 में 1 मिलियन चाहिए हो और 10% का इंटरेस्ट रेट हो तो 2013 का मेरा बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? 743,556 इतना होगा ना, 743,556। तो वो ग्रो कर 10% के हिसाब से 2013 से 16 के बीच में 1 मिलियन हो जाएगा। अभी मेरा बैलेंस जो है वो 701,380 है, होना चाहिए 743,556, तो 42,176 मजीद जमा करवाने पड़ेंगे। ये मेरा आंसर है। 42,176 में जमा करवा दूंगा तो 701,380 जो है वो 743,556 पर पहुंच जाएगा और फिर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट अगर मिलता रहेगा तो 3 साल बाद वो 1 मिलियन बन जाएगा। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, मैं वो ज़रा यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, फिर तुम लोग जो है वो इसको घर पर जब रिवाइज करोगे तो देखना। शॉर्टकट तरीका ये है कि सुनना ज़रा गौर से। देखो 1 मिलियन के अमाउंट को सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, कितने साल पीछे लेकर आए? 5 साल पीछे लेकर आए। किस रेट पर? 12% पर। फिर हम उसी अमाउंट को 2 साल आगे लेकर आए। किस रेट पर? 12% पर। ये जो हमने 2 काम किए ना, कि एक अमाउंट को पहले 5 साल पीछे लेकर आए और फिर 2 साल आगे लेकर गए, ये एक सिंगल
गो में भी सवाल सॉल्व हो सकता है। देखो सवाल आप पेपर में कैसे सॉल्व करोगे, पेपर में जाहिर सी बात है ये सवाल आपके पास 1 मार्क के लिए आएगा, यानी कि 1.8 मिनट्स होंगे। 1.8 मिनट में ये सारी कहानी जो अभी आप समझ रहे हो इसलिए कर रहे हो, वहाँ पे तो 1.8 मिनट्स में आपको सवाल करना है यूं 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 यूं, ठीक है ना, कैलकुलेटर पर। तो आप किस तरह से सवाल सॉल्व करोगे, देखो ज़रा मैं एक चीज़ लिखता हूँ, 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 1 + 10% अपॉन 4 पावर 12 माइनस 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 1 + 12% अपॉन 4 पावर 12। ज़रा इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूँ कि क्या किया मैंने। आप इस तरह से सॉल्व करोगे तभी तो आपके पास सवाल 1 मिनट में सॉल्व होगा। 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 1 + 10% वाला केस, और फिर उसमें से माइनस कर दिया 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 1 + 12% वाला केस। कितना? 42176। देखो यही आंसर आ रहा है जो आपने निकालना था, 42176 सेम आंसर आ गया। ठीक है, सेम आंसर आ गया 42176। ऐसे आप सॉल्व करोगे अपने पेपर में। अब सर ये किया है, देखो ये जो मैंने आपके पास 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 12 किया है, वो तो ये वाला काम है कि भाई अगर 2016 में मुझे 1 मिलियन चाहिए तो 2013 का बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना होना चाहिए अगर 10% का रेट है ना। इसमें से मैंने जो माइनस किया है ना, ये जो माइनस किया है ना, ये मैंने 2013 का बैलेंस 12% के हिसाब से क्या होना चाहिए वो माइनस किया है। देखो यहाँ पर अगर हमने पहले क्या किया था, हम पहले 1 मिलियन को 12% के हिसाब से 5 साल पीछे लेकर आए, फिर इस अमाउंट को 2 साल आगे लेकर गए। एक चीज को तुम 5 साल पीछे लेकर गए, फिर उस चीज को 2 साल आगे लेकर आए, तो ये बराबर है कि उस चीज को तुम 3 साल पीछे ले जाओ इसके। अगर तुम चीज को 5 साल पीछे लेकर जाते हो फिर आप 2 साल आगे लेकर आते हो, तो इफेक्टिवली आप इसको एक ही गो में ऐसे भी कर सकते हो ना कि उस चीज को आप 3 साल पीछे लेकर चले जाओ। पहले एक चीज यहां पे पड़ी हुई थी, यहां से तुमने यहां रख दी, फिर यहां से तुमने यहां रख दी, पहले 5 स्टेप पीछे रख दी, फिर उठाई वापस से, फिर वापस से 2 स्टेप आगे रख दी। तो ये ऐसा ही है ना कि उस चीज को आप 3 स्टेप पीछे रख रहे हो। तो ये जो वर्किंग हुई है ना, ये आपको 1 मिलियन को 3 साल पीछे लेकर आ रहे हैं बस 12% के हिसाब से। ठीक है ना, इस सवाल को ज़रा दोबारा से देखोगे ना तो बात समझ में आ जाएगी।